जब 10 जनवरी को ये अस्वीकार किया गया, मैंने उससे पहले सार्वजनिक रूप से मीडिया में कहा था कि कांग्रेस को निमंत्रण पत्र स्वीकारना चाहिए और उस कार्यक्रम में जाना चाहिए। सर, इनसाइड स्टोरी पे बात करें, कैसे आना हुआ आपका बीजेपी में आने की का वो जो पूरी इनसाइड स्टोरी है, वो आज द फैक्ट इंडिया के इस स्पेशल पॉडकास्ट पे हमारी बातचीत हो रही है। थोड़ा खुल के बताइए कि आने की प्रक्रिया क्या रही। अमूमन इनसाइड स्टोरीज पे बहुत कम बात होती है। जीतू पटवारी ने कहा कि मेरे चेहरे पर कोई हताशा नजर आ रही है क्या? मैं खुश हूँ। उन्हें और खुश रहने और दीजिए। आप ये भी कहा, उन्होंने ये कहा कि आपका भगवान भला करे, भार उतरा। 1984 में आप राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। महज 31-32 साल की उस समय आपकी उम्र रही होगी। मुझे लगता है कि देश में काफी कम उम्र के आप राज्यसभा सांसद उस समय होंगे, सबसे कम उम्र। सबसे कम उम्र के। कुछ लोगों को उस वक्त भी रास नहीं आया ये। कौन लोग थे वो? कुछ इस पे बात हो सकती है। 99 में आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, आपके सामने उमा भारती होती हैं। क्यों हारे थे? सुरेश पचौरी को उस समय भी भीतरघात झेलनी पड़ी थी क्या? ऐसा कहा गया कि 84 के बाद सबसे मजबूत स्थिति में कांग्रेस उस वक्त दिखी थी। कांग्रेस और कमजोर होगी। रही बात पीछे का कारण क्या है, एक संगठन का ढांचा बहुत कमजोर है, कोई व्यवस्थित काम नहीं है, कोई वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी नहीं है, और ये सबसे बड़ा कारण। उस समय भी आप चुनाव हार गए, तो जो जमीनी पकड़ है उसमें कहीं कमी रह गई क्या हर बार? क्या कारण मानते हैं? टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप थे आप पर। आप ऐसा मानते हैं क्या कि इस तरीके के आरोपों को लगातार बस गढ़ा जा रहा था? थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए ना कि मैं ही हूँ, मतलब हम दोनों सेम एज के हैं, ऐसे बातें करते हैं ना थोड़ा सर। हाँ हाँ, करिए। अपना अपना ख्याल रखने के लिए क्या लगता है आपको कि मुझे हर रोज ये खाने की जरूरत है? किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं? पटियाबाजी, सर आप भोपाल ही रहे, तो पटियाबाजी क्या होती है और कभी आपने की? आपके सोशल मीडिया को मैं देख रहा था, ये लगभग अब हम अंतिम सवाल पे ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपकी एक तस्वीर है। क्या बात हो रही थी सर? 9 मार्च वर्ष 2024, दिन शनिवार का, सुबह सुबह मध्य प्रदेश के पत्रकारों के व्हाट्सएप पे और अलग अलग माध्यमों पर मैसेज आता है कि एक बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाला है। वो बड़ा नेता कौन था? 4 बार का राज्यसभा सांसद, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर देश में, और इन सब के साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता, लंबे समय तक बहुत करीब से देखे जाने वाले, और इन सब के साथ में राजीव गांधी के दुलारे सुरेश पचौरी हमारे साथ में। सर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, पॉडकास्ट पे आज आप आए हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस पर ही बात होनी चाहिए कि शायद ही ऐसी कोई पोस्ट रही हो जो आपसे अछूती रही हो, उसके बाद फिर एकदम से बीजेपी। आपका प्रश्न जिज्ञासा के लिए ठीक है, लेकिन इसके मूल में जाना होगा कि मैं कांग्रेस में क्यों था, और उससे पहले इस बात को जानना होगा कि मैं राजनीति में क्यों आया। राजनीति में आने का मकसद समाज सेवा और देश सेवा थी, और उसके लिए मैंने उपयुक्त यदि कोई पार्टी उस समय समझी तो वो कांग्रेस पार्टी समझी। उस समय का नेतृत्व को मैंने ऐसा माना कि वो देश के लिए उपयुक्त नेतृत्व है। लेकिन अभी जब मैंने ये फैसला लिया तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी ने फैसले लिए, जिस नीति और विचारधारा के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती थी, उससे कांग्रेस पार्टी दूर हो गई, उन विमुख हो फैसलों पर गई। बात कर सकते हैं सर? फैसले की बात है तो पहले राजनीतिक फैसले पे बात करें। जी। कांग्रेस पार्टी ने कभी जातिवाद पर बात नहीं करी।
अगर पंडित नेहरू के सोच को देखें तो उन्होंने एक कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात कही। अगर इंदिरा जी की बात को लें तो उन्होंने न जात पर न पात पर मोहर लगाए हाथ पर वाला नारा 80 में दिया। अगर राजीव गांधी जी की बात करें तो जब मंडल कमीशन पर डिस्कशन पार्लियामेंट में चल रहा था सितंबर 1990 में, तो राजीव गांधी जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि यदि देश को जातिवाद की आग में डाल दिया जाएगा तो ये देश झुलस जाएगा। राजनीतिक मकसद के लिए जातिवाद को नहीं उभारना चाहिए। अब क्या हो रहा है? अब जातिवाद की बात हो रही है। जातिवाद की ऐसी बात हो रही है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप कहेंगे जरा मिसाल बताइए। जी। अगर ये कहा जाए कि देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 या 4 एक वर्ग के सेक्रेटरी हैं। अरे भाई, उस वर्ग के सेक्रेटरी अगर आज 3 या 4 हैं और अगर कोई प्रति प्रश्न करे कि कांग्रेस के दौर में कितने थे, अगर कोई प्रति प्रश्न करे कि तेलंगाना और हिमाचल में आज कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अगर कोई प्रति प्रश्न करे कि अलग अलग जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका एंट्री पॉइंट क्या रहता है, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर होते हैं सेक्रेटरी। टू कट इट शॉर्ट, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देखी जाती है, एसीआर देखी जाती है, उसके हिसाब से प्रमोशन होते हैं। नंबर 2, तो जो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने जो थीम दी थी, जो सोच दिया था, दुर्भाग्य से कांग्रेस उस सोच से हट गई। ये राजनीतिक फैसला। अब देश की रक्षा के संबंध में फैसलों पे बात करें। पुलवामा की घटना हुई, हमारे देश की वीर सेना ने पराक्रम दिखाया, विजय हासिल की, और ये पूछा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ प्रूफ दिए जाएं, हमें कुछ शंका है। अरे, हमारे भारतीय सेना के पराक्रम पर और उसके द्वारा हासिल की गई विजय पर शंका जाहिर होगी। अब बात आती है आध्यात्मिक फैसलों की। हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में है अयोध्या में रामलला की स्थापना। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना था और उसका निमंत्रण गया तो निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया गया। शब्द का ध्यान दिया जाता है। मैं आपको भी सुन रहा हूं, आप बड़े नपे तुले शब्दों में हमसे पूछ रहे हैं। निमंत्रण पत्र ठुकराया, ये कहाँ की शब्दावली? नंबर 1, भगवान श्री राम के प्रति सबकी आस्था है। यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग ने भी ये कहा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा अब ये कोर्ट का फैसला हो गया, इसलिए अब ये स्वागत योग्य है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निमंत्रण पत्र को ठुकराया जाए, ये कहाँ तक के सही फैसले? तो आपने कहा 1 या 2 या 3 मिसाल दी जाए, तो मैंने राजनीतिक भी दी, रक्षा मामले में भी दी, और धर्म से संबंधित मामले में। आप जिन फैसलों की बात कर रहे हैं, अगर एक फैसला, सबसे अंतिम फैसले की ही बात करें, अध्यात्म वाली जो बात आपने कही, उसमें लगभग 2 महीनों का गैप है। आप मार्च में आते हैं बीजेपी में, तो इतना समय क्यों लगा सर? बहुत सही बात आपने कही, और मुझे आप अवसर दे रहे हैं आपके श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाने की। जी। जब 10 जनवरी को ये अस्वीकार किया गया, मैंने उससे पहले सार्वजनिक रूप से मीडिया में कहा था कि कांग्रेस को निमंत्रण पत्र स्वीकारना चाहिए और उस कार्यक्रम में जाना चाहिए, और उस समय टीवी में चला भी था। फिर बात आई, हमारे कुछ वक्तव्यवीर नेताओं ने कहा मुहूर्त नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई, मुहूर्त देखने का काम ज्योतिषियों का है, विद्वत परिषद का है काशी की, और अभिजीत मुहूर्त में मुहूर्त नहीं देखा जाता। नक्षरा नक्षत्र आ रहा है, द्वादशी तिथि आ रही है, उत्तरायण में सूर्य आ रहा है, ये देखने का काम ज्योतिषियों का है, हम जैसे ब्राह्मणों का है। ये वक्तव्यवीर
मुहूर्त की बात करें और सवालिया निशान उठाएं तो ये अनुचित है। दूसरी बात आई, शंकराचार्य जी फेवर में नहीं। मैं ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का मैं दीक्षित शिष्य हूँ। और जब कुछ संयोग था कि रामलला विराजमान होना था, उससे 2 दिन पहले स्वामी सदानंद जी सरस्वती जो द्वारका के शंकराचार्य हैं, वो भोपाल आए हुए थे। मैं गया उनसे मिलने। मैंने कहा महाराज, ये इस मामले में आपका कोई आपत्ति? बोले कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा मुहूर्त? बोले बिल्कुल सही मुहूर्त है। और भगवान श्री राम जी की स्थापना में क्या मुहूर्त देखना है? फिर मैंने कहा महाराज आपका विरोध है? बोले नहीं, मैंने कहा है कि 500 वर्षों के बाद जो बहुसंख्यक राम भक्त हैं उनके लिए एक प्रसन्नता का अवसर आ रहा है, इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी बयान दिया और उसी समय मैंने बयान दिया। ये आप मेरा बयान उठा के देखिए। और मैंने पत्राचार भी किया। और अ, हमारे जो अ, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शिलान्यास से पहले मेरे जरिए जो जगतगुरु शंकराचार्य से शिलान्यास के बारे में कुछ जानना चाहा था, तो मैंने वो पत्र भी जारी किया जो 21 सितंबर 1989 का है। मैं उसकी कॉपी आपको दूंगा। तो मैंने उसी समय ये बात रखी थी। सर इनसाइड स्टोरी पे बात करें, कैसे आना हुआ आपका बीजेपी में आने की का, वो जो पूरी इनसाइड स्टोरी है वो आज द फैक्ट इंडिया के इस स्पेशल पॉडकास्ट पे हमारी बातचीत हो रही है। थोड़ा खुल के बताइए कि आने की प्रक्रिया क्या रही। अमूमन इनसाइड स्टोरीज पे बहुत कम बात होती है। इनसाइड स्टोरी को उजागर कर दी जाए तो वो इनसाइड स्टोरी नहीं रहेगी। सर अगर कुछ तो बात हो सकती राज है, को राज रहने दीजिए। कुछ तो बात हो सकती है। हाँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं चाहता था कि मैं काम करूं। और मुझे लगा कि जब मुझे कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के फैसले ले रही है जिससे असहज स्थिति हो रही है, तो मुझे कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी चुनना पड़ेगी। सो मैंने भारतीय जनता पार्टी चुना। मतलब ये भी नहीं बताएंगे कि कौन लेकर के आया, किस गाड़ी से गए, कहाँ गए, इन पे बात नहीं होगी? नहीं थोड़ी सी भी नहीं? ना। ठीक है सर। जब आपने पार्टी छोड़ी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मेरे चेहरे पर कोई हताशा नजर आ रही है क्या, मैं खुश हूं। उन्हें और खुश रहने और दीजिए। आप ये भी कहा, उन्होंने ये कहा कि आपका भगवान भला करे, भार उतरा। उन्हें प्रसन्न रहने दीजिए। मैं तो उनके उज्जवल भविष्य की ही कामना करूंगा कि वो अगले चुनाव तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर यथावत रहे। पीछे चलते हैं सर, थोड़ा बचपन पे बात करते हैं आपके। भोजपुर का बीला खेड़ी गांव, अगर मैं नाम ठीक बोल पा रहा हूँ, कुछ यादें सर गांव पे बात हो सकती है? हाँ, करिए। मुझे अगर ठीक ठीक याद है, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी 15 अगस्त को होता है, आप 8 अगस्त 1952 को आपका जन्म हुआ, तो वो गांव से जुड़ी हुई क्या क्या यादें हैं? मैं एक बहुत साधारण कृषक परिवार का से संबंधित रहा हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में, मध्यम परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ। तो कृषि हमारा काम रहा है। तो वही मेरी याद है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या, बगैर सब्जी भी कभी रोटी खा ली हो आपने, या देखिए, साधारण ये कुछ तो भी? एक दया भाव दिखाने के लिए किस्से काहे नहीं सुनाए जाते हैं। लेकिन मैं जिस परिवार से संबंधित हूँ, उस परिवार से संबंधित होने में मुझे गर्व है। और मैंने सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। वर्ष 1984 में आप राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। महज 31-32 साल की उस समय आपकी उम्र रही होगी। मुझे लगता है कि देश में काफी कम उम्र के आप राज्यसभा सांसद उस समय होंगे, सबसे कम उम्र। सबसे कम उम्र के। कुछ लोगों को उस वक्त भी रास नहीं आया ये, कौन लोग थे वो, कुछ इस पे बात हो सकती है?
मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा फैसला राजीव गांधी जी ने और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर 1984 में राज्यसभा सदस्य के रूप में दिया। अब आप बीजेपी में आ गए। हाँ हाँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी जानकारी में सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, एक बात और आपसे कहूं कि जितना आपका राजनीतिक अनुभव है, इवन कांग्रेस से 50 साल के लगभग का आपका संबंध रहा है देश भर में, और तमाम सारी चीजें आपने देखी, तो लगभग उसके आधे से थोड़ा ज्यादा मेरा पूरा उम्र है। तो अगर कहीं डेटा में कोई चूक हो जाए तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 99 में आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, आपके सामने उमा भारती होती हैं, क्यों हारे थे? मतदाताओं ने जो फैसला किया, मैंने उसे शिरोधार्य किया। अब मैं उसके विश्लेषण में जाऊंगा तो ये लगेगा कि मैं हार की वजह अनावश्यक रूप से बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है, रामशिला पूजन का समय था, उमा भारती जी का एक उस समय और कल्याण सिंह जी का एक आकर्षण था। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद मैंने विनम्रता पूर्वक उस जनादेश को स्वीकार किया। सुरेश पचौरी को उस समय भी भीतरघात झेलनी पड़ी थी क्या? मैं इस विषय में अब कुछ नहीं कहना चाहता। इस पर बात नहीं करना चाहते। 2009 में आप पीसीसी चीफ थे। 2007-8 में। उस वक्त जब वो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भी आप पीसीसी चीफ थे। अच्छी खासी सीटें, अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है तो शायद 12 सीटें लोकसभा में के चुनाव में 2009 में कांग्रेस की आई। ऐसा कहा गया कि 84 के बाद सबसे मजबूत स्थिति में कांग्रेस उस वक्त दिखी थी। जब हम सत्ता में प्रदेश में नहीं रहे, सत्ता में न रहते हुए सबसे अधिक सीटें 2009 में कांग्रेस को मिली, 4 से 12। और 2003 में दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय विधानसभा चुनाव हुए तो 38 सीटें मिली कांग्रेस को, जो बढ़ के 71 हुई। और उसी समय 26/11 हुआ मुंबई ब्लास्ट। लगभग 42 सीट 5000 से कम में हार गए, कोई 200 से, कोई 500 से, कोई 1000 से, और 76 कांग्रेस के ही रेबल कैंडिडेट खड़े हुए। तो विधानसभा की सीट में भी उस समय बढ़ोतरी हुई, लोकसभा की सीट में भी बढ़ोतरी। क्या मैनेजमेंट था, कितना अलग मैनेजमेंट था? मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरे समर्पित साथी थे कांग्रेस के, उनका सहयोग था। अब आप बीजेपी में आ गए, मुझे लगता है इस पे खुल के बात करेंगे। कांग्रेस एमपी में कमजोर है, उसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? कांग्रेस और कमजोर होगी। रही बात पीछे का कारण क्या है, एक संगठन का ढांचा बहुत कमजोर है, कोई व्यवस्थित काम नहीं है, कोई वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी नहीं है, और ये सबसे बड़ा कारण। वर्ष 2013 में भोजपुर से चुनाव लड़ते हैं आप, वो आपका क्षेत्र रहा। उस समय सुरेंद्र पटवा, उन्होंने एक बात भी कही कि क्या आप आपने सांसदी लड़ी, आप जीत नहीं पाए, फिर अब आप विधायकी लड़ रहे हैं और फिर ये भी नहीं जीत पाएंगे तो क्या आप सरपंच ही लड़ेंगे? उस समय भी आप चुनाव हार गए। तो जो जमीनी पकड़ है उसमें कहीं कमी रह गई क्या हर बार? क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं जमीनी पकड़ की तो बात इसलिए नहीं करूंगा कि जब भी मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में या मंत्री के रूप में यहाँ आया, तो जो जिस ढंग से मुझे लोगों ने अपनाया, अगर उस भीड़ को देख ली जाए तो शायद जमीनी पकड़ की कोई बात नहीं करेगा।
ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव में किसी की जय होती है, किसी की पराजय होती है। तो दुर्भाग्य से मेरी पराजय हुई। सिर्फ दुर्भाग्य था? मैं तो यही कहूँ। एक कारण और बताया जाता है कि टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप थे आप पर। उसकी जांच करा ली जाए। अगर ऐसी कोई बात है तो जांच करा आप ली ऐसा जाए। मानते हैं क्या कि इस तरीके के आरोपों को लगातार बस गढ़ा जा रहा था, क्योंकि सुरेश पचौरी बहुत कम समय से ही देखिए, लगातार। मेरे राजनीतिक जीवन में तथ्यों सहित, दस्तावेजों सहित कभी किसी ने कोई मेरे पे आरोप नहीं लगाया। और मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा राजनीतिक जीवन एक शुचितापूर्ण जीवन रहा। और मेरी कोशिश भी रही कि भाई मैं एक सामान्य परिवार से प्रारंभ होकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा प्रारंभ की है। तो जो चदरिया मैंने ओढ़ी थी वो बेदाग रहे। लगातार इतने लंबे समय तक आप राज्यसभा सांसद रहे, तमाम सारी चीजें, 2 बार आप मंत्री भी रहे, बहुत दौड़ भाग करते दिखे, बहुत सारी चीजें चलती रही। स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते थे? अभी तक कोई बड़ी समस्या कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी बहुत तबीयत खराब हो गई हो? होता है, ये तो होता है जिंदगी में, और हर स्थिति का सामना करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए ना कि मैं ही हूँ, मतलब हम दोनों सेम एज के हैं, ऐसे बातें करते हैं ना थोड़ा हाँ हाँ, करिए। सर। अपना अपना ख्याल रखने के लिए क्या लगता है आपको कि मुझे हर रोज ये खाने की जरूरत है? किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं? देखिए, मेरी दिनचर्या कुछ इस प्रकार की है कि मैं बहुत अ, समय के हिसाब से अपनी दिनचर्या करता हूँ। और खाने में भी मैं बहुत सादगीपूर्ण खाना लेता हूँ। सादगी का मतलब बगैर मिर्च मसाले के? कम, बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम। तो जैसे बाहर रहते होंगे तो सर कैसे होता होगा, आपके हिसाब का खाना मिल मैनेज हो पाता है? जाता है, कोई मैनेज हो दिक्कत जाता है। अच्छा सर, अभी कुछ वर्षों में, बहुत कम वर्षों में ही ऐसा समय आ गया है कि लोग बहुत कम समय में कुछ देखने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे ये रील्स और शॉर्ट्स का जो जमाना आया है, 1 मिनट 30 सेकंड में सब कुछ देख लेना, अच्छा उसमें अधूरा ज्ञान भी मिल रहा है, और ज्यादातर उसको युवा देख रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कितना सही है ये? है। वो अपने हिसाब से सही है, और मेरे हिसाब से सही ये है कि जब तक के किसी की तह में नहीं जाए, अ, उस आधार पे आगे की रूपरेखा नहीं बनाना चाहिए। उसकी वजह से सर सब्र जो है ना, वो लोगों के जीवन से कहीं ना कहीं अब अनछपित होता चला जा रहा है, हम्म, दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल। कॉलेज के दिनों में सर कुछ याद आता हो? कभी ऐसा रहा कि पटियाबाजी, सर आप भोपाल ही रहे, तो पटियाबाजी क्या होती है और कभी आपने की? आपके हिसाब से देखिए, पटियाबाजी क्या है? भोपाल की अपनी अलग शैली है। भोपाल की पटरियों पे बैठना और गप्प मारना, उसका एक अलग मजा रहा है। आपने मारा कभी? तो देर रात लोग बैठे रहते थे, अपने साथियों के सहित बात करते रहते थे, मिलते थे। तो भोपाली तो हम भी हैं। तो निश्चित रूप से पटरियों पे बैठ के बात करना, वहीं चाय की चुस्कियों के बीच में गपशप मारना, ये एक जीवन शैली रही है, उसे हमने भी अपनाई है। सर 70 वर्ष से अधिक की आपकी उम्र हो गई है, खुद को कहाँ देखते हैं सर? किस रूप में? ऑब्वियसली एक लीडर के रूप में। देखिए, मैं लीडर तो कभी अपने आप को मानता ही नहीं हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन समर्पित भाव से करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं हर कसौटियों पे खरा उतरूँ। बीजेपी में आने के बाद क्या बदला सर? बीजेपी में अभी मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और जो मुझे दायित्व दिया जाता है, जैसे अभी चुनाव का समय है, तो चुनाव प्रचार की जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है या दी गई है, मैं उसे कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे रायसेन विदिशा
संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया, मैं गया। मुझे गुना शिवपुरी जाने के लिए कहा गया, मैं गया। मुझे पन्ना सतना जाने के लिए कहा गया, मैं गया। मुझे नर्मदापुरम में नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने के लिए जाने के लिए कहा गया, मैं गया। मैं रायसेन नॉमिनेशन के टाइम में गया, भोपाल नॉमिनेशन के टाइम में रहा और चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ। अब जहां जो जिम्मेदारी दी जा रही है आप आगे उसमें जो लगे। जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, मैं आगे के चरण के चुनाव में वहां जाऊंगा। आपके सोशल मीडिया को मैं देख रहा था, ये लगभग अब हम अंतिम सवाल पे ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपकी एक तस्वीर है, क्या बात हो रही थी सर उस समय? कुछ एक आध बात नहीं, जिसमें बहुत कितनी देर की बातचीत सौहार्दपूर्ण रही वो? वातावरण में हमारी मुलाकात भी हुई, बात भी हुई और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि उन्होंने बहुत सहजता के साथ खुलेपन में मुझसे बातचीत की। एक शब्द कुछ बता दीजिए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहा ये तो नहीं बताऊंगा, मैंने जरूर उनका अभिनंदन भोपाल की पावन धरती पे किया। अंतिम सवाल सर, आपके लिए प्रेम क्या है सर? प्रेम की परिभाषा सुरेश पचौरी के लिए क्या है? अपनापन, आत्मीयता, सहजता और सरलता। इस पॉडकास्ट पे सर आपको शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग लगा होगा। इतनी देर बातचीत हुई, बातचीत में आपने अच्छा खासा समय दिया और मैं तो काफी छोटा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आपके राजनीतिक भविष्य की आप खूब सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे बातचीत करके खुलापन महसूस हुआ। मैं आपके भी इस कैरियर में आपको सफलता मिले, आपके उत्तरोत्तर जो भी इच्छा है वो पूरी हो, ये मैं ईश्वर से मंगल कामना करता सर बहुत शुक्रिया। अंकित मेरी तरफ कैमरा ले आइए। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में आप लोग इतनी देर सब्र किए बैठे रहे, इसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और मुझे लगता है कि कभी कभी वक्त दे दिया जाए तो काफ़ी कुछ सीखने, सोचने, समझने और विचार करने का मौका मिलता है। तो जो कुछ भी बातचीत हुई उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट पर बताइएगा। ये फ्रेम, ये एक अलग तरीके की खिड़की कैसी लग रही है, खिड़की के उस पार से जो बातचीत हो रही है वो कैसी लग रही है, उसके लिए मेरी निगाहें हैं वो कमेंट बॉक्स पर टिकी हमेशा रहती हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार, हाँ वही जो हमेशा भारी भरकम कैमरा लिए इधर उधर दौड़ते भागते पसीना गिराते रहते हैं, मेरे सहयोगी अंकित के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।